टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है, सबसे ज्यादा बयानबाजियां हुई हैं और सबसे ज्यादा भावनाएं दिखाई गई है तो वो सिर्फ कुर्सी नहीं है। कुर्सी के बाद अगर किसी चीज ने नेताओं का दिल सबसे ज्यादा जीता है तो वो है सरकारी बंगला। ऐसा कई बार लगता है कि चुनाव जीतना, सरकार बनाना और सत्ता हासिल करना तो एक पड़ाव है। असली मोह तो उस बंगले से होता है जो सत्ता के साथ मिलता है। और जब बंगला छोड़ने की बात आती है तब राजनीति अचानक से कानूनी लड़ाई में बदल जाती है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे पटना से दिल्ली तक का वो केस जिसने लालू परिवार से छीन लिया उसका आजीवन बंगले का हक। राबड़ी आवास की इनसाइड स्टोरी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक बंगले की लड़ाई, पूरे सिस्टम पर असर। राबड़ी विवाद की जड़ में तेजस्वी का केस, बंगले का मोह और कोर्ट का फैसला। आज बिहार में राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसकी चर्चा तो हर तरफ हो रही है। सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष अपने तर्क दे रहा है, कानून के जानकार नियमों की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि क्या आज राबड़ी देवी जिस स्थिति में है उसका बैकग्राउंड कई साल पहले ही तैयार हो चुका था क्या? और क्या उस कहानी के मुख्य किरदार खुद उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव थे? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप पूरी कहानी शुरू से सुनेंगे तो समझ आएगा कि इसमें राजनीति है, अदालत है, सत्ता है, नियम है और कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जो किसी फिल्म की पटकथा जैसे लगते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2015 से। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस साथ आते हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। युवा चेहरा, बड़ी जिम्मेदारी और राजनीतिक भविष्य की बड़ी उम्मीदें। उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्हें पटना का एक बेहद प्रतिष्ठित सरकारी आवास मिलता है, 5 देश रत्न मार्ग। ये कोई साधारण बंगला नहीं था, ये वही सरकारी आवास था जो उप मुख्यमंत्री के पद से जुड़ा हुआ माना जाता था। स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव वहां रहने लगे और सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन बिहार की राजनीति में सामान्य शब्द की उम्र अक्सर बहुत छोटी होती है। साल 2017 आया और बिहार की राजनीति ने ऐसी करवट ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। महागठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार ने रास्ता बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ नई सरकार बना ली। सरकार बदल गई, समीकरण बदल गए और इसके साथ ही तेजस्वी यादव का पद भी बदल गया। तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। नई सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। नियम साफ था, 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री का सरकारी आवास था, इसीलिए अब ये बंगला सुशील कुमार मोदी को मिलना था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। इस हैसियत से उन्हें एक पोलो रोड का सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया। यहाँ तक कहानी बिल्कुल नियमों के अनुसार चल रही थी, लेकिन इसके बाद कहानी ने मोड़ लिया। तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग खाली करने से इनकार कर दिया। अब राजनीति में किसी नेता का अपना पुराने बंगले से लगाव होना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ लगाव का नहीं है, मामला अब अधिकार का बन गया है। सरकार कह रही है कि बंगला खाली कीजिए। तेजस्वी यादव का पक्ष कुछ और था, और जब राजनीति में दो पक्ष अपने अपने तर्कों पर अड़ जाते हैं तब अक्सर फैसला अदालत को ही करना पड़ता है। यही हुआ, मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया। अक्टूबर 2018 में पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए 5 देश रत्न मार्ग में रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता, बल्कि पद के साथ जुड़ा होता है, पद के साथ ही मिलता या जाता है। अब पद बदल जाता है तो आवास भी बदल सकता है।
आमतौर पर ऐसे मामलों में यही कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने सिंगल बेंच के फैसले को पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दे डाली। मामला फिर सुना गया, बहस हुई, दलीलें दी गई, लेकिन नतीजा आखिर वही निकला जो पहले था। डबल बेंच ने भी कहा कि बंगला खाली करना ही होगा। अब तक 2 अदालतों की एक ही बात कह चुकी थी, लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। इसके बाद तेजस्वी यादव देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यहां से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले को सुना। अदालत ने सवाल किया कि आखिर ये याचिका किस मकसद से दायर की गई है। क्या ये कोई बड़ा संवैधानिक सवाल है या सिर्फ एक सरकारी आवास में बने रहने की कोशिश है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ नजर आया। अदालत इस मामले से प्रभावित नहीं हुई, याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन कहानी अब भी यहां नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ याचिका खारिज नहीं की, बल्कि अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के लिए तेजस्वी यादव पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। यानी जिस बंगले को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो भी नहीं बच पाया और ऊपर से जुर्माना भी लग गया। उस समय ये मामला खूब चर्चा में रहा। राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक हर जगह इसकी बात हुई और तेजस्वी यादव की किरकिरी हुई। लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर अभी आना बाकी है। दरअसल जब पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तब अदालत की नजर एक और व्यवस्था पर गई। कोर्ट ने एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसने बिहार की राजनीति की सालों पुरानी परंपरा को हिला दिया। अदालत ने पूछा कि आखिर बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर सरकारी बंगला क्यों दिया जा रहा है। ये सवाल सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी मायने बहुत बड़े थे। बिहार में एक नियम था जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा मिलती थी। यानी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वो सरकारी आवास में, सरकारी बंगले में रह सकते थे। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाया। 7 जनवरी 2019 को पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की। अब ध्यान दीजिए, ये वही सुनवाई थी जिसके बैकग्राउंड कहीं ना कहीं 5 देश रत्न मार्ग वाले विवाद से जुड़ी हुई थी। अदालत ने पूछा कि आखिर जनता के पैसे से किसी व्यक्ति को जीवन भर सरकारी बंगला क्यों दिया जाए। क्या ये संविधान की भावना के अनुरूप है? क्या ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? लंबी सुनवाई चली, बहस हुई, दलीलें दी गई और फिर आया 19 फरवरी 2019। पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पूर्व मुख्यमंत्रियों का आजीवन सरकारी बंगला देने वाला नियम रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था असंवैधानिक है। अदालत ने इसे जनता के धन का दुरुपयोग बताया। फैसले में साफ कहा गया कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नियमों और जरूरतों के अनुसार ही होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को स्थायी सुविधा देने के लिए। तेजस्वी का केस बना टर्निंग पॉइंट। जिस चाल से खेला उसी में फंस गए। पता बदलने से इनकार और बदल गया सिस्टम। यही से कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ किसी एक नेता पर नहीं पड़ा, बल्कि असर उन सभी लोगों पर पड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री होने के आधार पर सरकारी आवास का लाभ ले रहे थे। इन्हीं नामों में शामिल थे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मिला हुआ था, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने वाली व्यवस्था ही खत्म हो गई, तो उस आवास की कानूनी स्थिति भी बदल गई। बाद में राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से 39 होर्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया और यही से आज का विवाद शुरू होता है। आज जब राबड़ी देवी के आवास को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब बहुत लोग पीछे मुड़कर उसी पुरानी कहानी को देख रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव 5 देश रत्न मार्ग को लेकर अदालत नहीं गए होते तो क्या ये सब होता? अगर वो मामला कोर्ट में नहीं जाता तो क्या हाईकोर्ट पूर्व मुख्यमंत्रियों वाली व्यवस्था पर स्वतः संज्ञान लेता?
अगर वो नियम खत्म नहीं होते तो क्या आज राबड़ी देवी को इस स्थिति का सामना करना पड़ता? इन सवालों का जवाब पूरी तरह हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अदालत ने अपना फैसला कानून और संविधान के आधार पर दिया था। लेकिन ये भी सच है कि घटनाओं की ये पूरी श्रृंखला उसी दौर में शुरू हुई जब 5 देश रत्न का विवाद अदालत में चल रहा था। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि कोई नेता एक लड़ाई लड़ता है और उसका असर किसी दूसरी जगह जाकर दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ अब देखने को मिल रहा है। कई बार जिस रास्ते पर आप अपनी सुविधा बचाने के लिए चलते हैं, वही रास्ता आगे जाकर किसी दूसरी सुविधा को खत्म कर देता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। दिलचस्प बात तो ये है कि अदालत ने उस समय एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कई राजनीतिक नेता सरकारी आवासों को निजी संपत्ति की तरह देखने लग जाते हैं। ये टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं थी, ये पूरे राजनीतिक संस्कृति पर टिप्पणी थी। और शायद यही वजह है कि आज भी जब किसी सरकारी बंगले को लेकर विवाद शुरू होता है, विवाद खड़ा होता है, तब अदालतों के पुराने फैसले याद किए जाते हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि सरकारी आवासों के आवंटन को कई नियम नियंत्रित करते हैं। बिहार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 2006 और बिहार विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 2006 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। इन कानूनों के तहत मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सरकारी आवास के पात्र हो सकते हैं, लेकिन किसी विशेष बंगले पर दावा नहीं कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि 1956 अधिनियम की धारा 2A सरकार को आवास आवंटित करने और बदलने का अधिकार देती है। इसलिए सरकार राजनीतिक बदलाव के बाद आवासीय आवंटन में परिवर्तन कर सकती है। यानी कानून के नजर में बंगला पद से जुड़ा है, व्यक्ति से नहीं। आज राबड़ी देवी के आवास को लेकर जो विवाद सामने है, उसका अंतिम समाधान कैसे होगा, यह भी भविष्य के गर्भ में है। हो सकता है मामला प्रशासनिक स्तर पर सुलझ जाए, हो सकता है यह अदालत पहुंचे, लेकिन इतना जरूर है कि इस विवाद ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सरकारी बंगलों को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। और अगर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा व्यंग खोजा जाए तो शायद वो यही होगा कि जिस लड़ाई की शुरुआत एक बंगला बचाने के लिए हुई थी, उसी लड़ाई के दौरान एक ऐसा फैसला आया जिसने भविष्य में परिवार को ही मिलने वाली एक दूसरी बड़ी आवासीय सुविधा ही खत्म कर दी। राजनीति में इसे संयोग कहिए, विडंबना कहिए या फिर किस्मत का खेल कहिए, लेकिन इतना तय है कि बिहार के सरकारी बंगलों की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कई बार एक बंगला सिर्फ 4 दीवारों का घर नहीं होता, वो सत्ता का प्रतीक बन जाता है, पावर हाउस बन जाता है। और जब सत्ता का प्रतीक विवाद में आता है तो उसकी गूंज अदालत से लेकर विधानसभा और जनता तक हर जगह सुनाई देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।